इंदौर में बवाल क्यों हो गया ये देखिए। ऑटो में आग लगा, ऑटो में आग लगी है और इधर भीड़ है। बवाल बहुत बड़ा हुआ है। पूरी खबर बता देता हूं। इंदौर में पटाखा फोड़ने को लेकर दो पक्षों में खूब विवाद हुआ है, खूब विवाद हुआ है। इंदौर के छत्रीपुरा में दो पक्षों में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। दो गुटों में जमकर पथराव हुआ। पूरे इलाके में तनाव फैल गया। उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। रोड पर कई घंटों तक हंगामा होता रहा। तनाव बढ़ता देख इंदौर पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंच गई। उपद्रवियों के कुछ गाड़ियों में तोड़ फोड़ भी की उपद्रवियों ने। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। राइट साइड में हिंदू पक्ष है तो लेफ्ट साइड में वर्ग विशेष के लोग भी हैं। लोगों को बल प्रयोग कर खदेड़ा गया। ये एक जलता हुआ ऑटो नजर आ रहा है आपको। पुलिस लगातार स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। ये देखिए फायर ब्रिगेड भी पहुंच चुकी है। ये कांच फूटे हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही आग लगा दी गई। डर है, खौफ में है लोग। ये देखिए एक घायल व्यक्ति है। हंगामा चल रहा है। कुछ लोग थाने में भी जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इंदौर में हिंसा भड़की तो विस्तार न्यूज सीधे ग्राउंड पर पहुंच गया। सीधी तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाई। हिंसा के बाद लोग क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। और हां, विस्तार न्यूज ने लगातार अपील की, शांति बनाए रखिए, शहर को मत जलाइए, शांति बनाए रखिए। हमने अपील की, अभी भी अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग क्या कह रहे थे उस वक्त ये सुना दीजिए। कोई त्योहार नहीं बनाने देते। गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी नहीं करते हैं। इनके घर में से बाहर निकालो, इनको थाने लेके जाओ। मेरी बहू को इस कदर का इसने सलमान ने और सानू ने। और हमारे साथ कोई नहीं था। बजरंग दल वाला वो थाने पे, हमारा बजरंग दल वो साथ था हमारे। पूरा थाना भरा है, सिर्फ हमारी हमने सबको फोन करके बुलाया है। बहुत हंगामा हुआ, दिन भर हो हल्ला मचा तो इंदौर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और तमाम कोशिशों के बाद हालात पर काबू पाया गया। क्या कह रहे हैं इंदौर पुलिस कमिश्नर, सुन लीजिए। मैसेज बहुत ही स्पष्ट है, कोई बहुत तनाव वाली स्थिति नहीं है। ये जो गली है बहुत ही सक्रिय है। बच्ची थी जो पटाखा जला रहे थे, तात्कालिक विवाद हुआ जिसमें कुछ बड़े लोगों ने भी इन्वॉल्व हुए उसमें। तत्काल देन एंड देयर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, रिजर्व बल प्रोवाइड किया गया और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया। किसी का ऐसा कोई इंटेंशन होगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी करेंगे। पुलिस ने कह दिया है अब हालात काबू में है। हम सीधे इंदौर चलते हैं अपने सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय के पास और उनसे जानते हैं, पूछते हैं। पहली बात तो ये कि आप कहां खड़े हैं और जो पुलिस कह रही है क्या वो सही है, सब नियंत्रण में है, कोई बवाल तो नहीं, कोई विवाद तो नहीं। पुनीत, अभी का अपडेट बता दीजिए। सीधे मुद्दे की बात यही है कि अभी इंदौर किस हाल में है। पुनीत, अभी इंदौर ठीक हाल में है। जो चक्का जाम था रास्ता खुल चुका है। हालांकि छतरीपुरा थाने पर कुछ लोग मौजूद भी है। जो पीड़ित परिवार है वो भी थाने पर मौजूद है और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जो घायल लोग थे वो भी थाने आ चुके हैं मेडिकल करवाकर, तो उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज की जा रही है। इंदौर शहर अभी शांत है, पूरी तरह से शांति हो चुकी है। जो इलाका था जो बंद हो गया था वो भी वापस खुल चुका है। तो जो पुलिस बात कह रही थी कि स्थिति कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, वो नियंत्रण पूरा हो चुका है। अगली खबर क्या है? फोन की इतनी आदत मत डालिए कि जान चली जाए। अब क्या बोलूं मैं, बुलेटिन करते हुए मैं भी ये फोन लेके टहल रहा हूं। कैसे आदत न डालें, इसके बिना कोई काम ही नहीं चलता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि फोन की ज्यादा लत लग गई है? क्या आपको लगता है कि हम ब्रश कर रहे हैं तब भी, हाँ बताओ क्या हो रहा है, ऐसा करते हैं? क्या आपको लगता है कि हम जब जाते हैं, आपको लगता है कि खाना निकाल रही है पत्नी तब भी, हाँ हाँ रुक जाओ डाल रही हूं, जी हाँ दे रही हूं सब्जी, रुको रील, ऐसा तो नहीं होता? आपको लगता है, ऐसा तो नहीं है कि बाथरूम में जाते जाते पानी भर रहे हैं और फिर उसके बाद इधर देख रहे हैं पानी भर रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा है ना? ऐसा है कि नहीं? गाड़ी में बैठ रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एक सेकंड हाँ बताओ जरा, ऐसा है? ऐसा है।
ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है। अक्सर लोग खाना बनाते समय भी मोबाइल चलाते रहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आप ऐसे मोबाइल की आदत रखे हुए हैं, बनाए हुए हैं, तो इस खबर को देख लीजिए, ये आपके लिए है, ये केवल आपके लिए है खबर कि मोबाइल अगर आप ऐसे चला रहे हैं, ऐसे करके सब्जी काट रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। जान चली गई है, जान चली गई। एक हाथ से सब्जी चला रहे हैं, दूसरे हाथ से मोबाइल। खाना बनाने में कितना समय लगता है बताइए? 15 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, चलिए बहुत ज्यादा व्यंजन अगर बना रहे हैं तो 1 घंटे। मान लीजिए 2-3 प्रकार की सब्जी है, कोई मेहमान आ गया है, पूड़ी रोटी बेल रहे हैं, ज्यादा संख्या, 1 घंटे। क्या आप 1 घंटे फोन को खुद से दूर नहीं रख सकते? नहीं रख सकते। कई बार लोग पूड़ी खाना बनाते हुए भी फोन कान में चिपकाए रहते हैं, जो मैं आपको बता रहा था। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अक्सर आप देखते होंगे लोग शर्ट के ऊपर वाले पॉकेट में फोन रखते हैं और झुक कर काम करते हैं, पकौड़ी तलते हैं, पूड़ियां बनाते हैं। लेकिन ये भी जानलेवा है, जान जा सकती है। मत करिए ऐसा, मत करिए। ये सब आज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भिंड से एक दुखद खबर आई है। भिंड के लहार में एक शख्स ऊपर की जेब में फोन रखकर सब्जी बना रहा था। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था, उसी बीच फोन तेल की कढ़ाई में गिर गया और मोबाइल का बैटरी ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद युवक बुरी तरह से झुलस गया, अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन शख्स इतनी बुरी तरह जख्मी था कि जान चली गई, जान चली गई। सोचिए, थोड़ी सी लापरवाही कैसे किसी शख्स की जान ले सकती है, थोड़ी सी लापरवाही। सुनिए अब परिजन क्या कह रहे हैं। ये सब चंद्र प्रकाश अपने खाना बनाने की, सब्जी बनाने की तैयारी में था और सब्जी काट के रख ली थी। कढ़ाई में तेल डाला उसने, उसी देर में मोबाइल भी गिरा उसमें और वो एकदम ब्लास्ट, आग पकड़ ली गैस जली जैसी, और उसमें ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद उसने शरीर में पूरे में आग पकड़ ली और ऐसे ऐसे उसका जलन हुआ, निधन हो गया। पहले तो मोबाइल का धमाका, फिर गरम तेल। चंद्र प्रकाश बुरी तरह झुलस गया और मौत हो गई, जान चली गई। ये सिर्फ खबर नहीं है, ऐसी खबरें आती हैं, लोग पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, खबर देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। रुकना है इस खबर को देखते वक्त, थमे रहिए, रुके रहिए, बने रहिए, या एक बार ब्रेकिंग चला देते हैं। लेकिन ये आपका अपना चैनल है, हमारे लिए खबर बहुत बड़ी है। आप लोग जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो भी कभी ना कभी ऐसा किए होंगे या अक्सर करते होंगे, और आपकी जान कीमती है, इसलिए खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ आंकड़े दिखा रहा हूं और कुछ वजह बता रहा हूं, देख लीजिए एक बार, विस्तार से सब कुछ समझ जाएंगे। अक्सर फोन ब्लास्ट की खबर आती है कि नहीं आती है? अक्सर फोन ब्लास्ट की खबर आती है। कई लोगों की जान जा चुकी है फोन ब्लास्ट से, कई लोगों की। लेकिन फोन की बैटरी कैसे फट जाती है, ब्लास्ट हो जाता है, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है फोन की बैटरी गर्म हो जाना, जिससे ब्लास्ट होता है। फोन की बैटरी कई बार ओवर चार्जिंग से या तो ओवर चार्जिंग से ओवर हीट हो जाती है और फोन में ब्लास्ट हो जाता है। फोन को बहुत देर तक धूप के संपर्क में मत रखिए, इससे भी फोन की बैटरी गर्म हो जाती है और ब्लास्ट होने का खतरा बना रहता है। और सबसे जरूरी बात, फोन को किचन से तो दूर ही रखना है भाई साहब। गर्म तेल या गर्म खाने में गलती से भी फोन गिर जाए तो जानलेवा हो सकता है, जैसे भिंड में हुआ। और यह ब्लास्ट होता क्यों है जानते हैं? बैटरी तो गाड़ी में भी होती है, लैपटॉप में भी होती है, फिर फोन ही ज्यादा क्यों ब्लास्ट होते हैं? एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी बता रहे हैं, सुन लीजिए कि आखिर फोन के ब्लास्ट होने के पीछे की वजह क्या है, सुनाइए जरा। देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल में लिथियम बैटरी होती है, और अभी जो केस हुआ ये भिंड में कि मोबाइल कढ़ाई में जाने के कारण, ओवर हीट होने के कारण बैटरी ब्लास्ट हो गई, और सेम ऐसी एक केस और हुआ इसमें ईयरफोन ब्लास्ट हो गया था। एक्चुअल होता ये है कि बैटरीज की जो मैकेनिज्म है उसके अंदर, जैसे आप ईवी की बात करें या आप बात करें कि हम लैपटॉप की बात करें या हम बाकी और डिवाइसेस बात करें, तो इसमें कूलेंट लगा होता है, फैन लगा होता है, जिससे कि चीज़ें ठंडी होती हैं। पर क्योंकि मोबाइल में कोई ऐसा कूलेंट सिस्टम नहीं होता है, ना कि अपने ईयरफोन में ऐसा कोई बड में कोई ऐसा सिस्टम होता है, तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि आप ओवर चार्जिंग ना करें। मतलब समझ गए आप? सीधे मुद्दे की बात यही है कि बैटरी को सुरक्षित रखना है, इसके लिए आपको भी काम करना है और मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को भी। लेकिन कई बार
मन में सवाल होता है। कई बार 2 फोन एक साथ जेब में रख लेते हैं, जैसे मैं। 2 फोन रखने वालों पर भी हमने एक्सपर्ट से बात की। सुनाइए भाई, ये मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं 2 फोन लेके चलता हूं और कई बार जल्दी में हो जाता है। गलतियां सबसे होती हैं, हम भी इंसान हैं, आपको बता रहे हैं, लेकिन हमसे भी गलतियां होती हैं। सुनाइए जरा 2 फोन लेकर चलने वाले लोगों के लिए क्या कहना है एक्सपर्ट। लोग 2 मोबाइल लेके चलते हैं, दोनों एक साथ पकड़ते हैं या जेब में रखते हैं तो वो दबाव आता है, क्या इसका एक ये भी कारण होता है? जी हो सकता है। जैसे आप मेरी पॉकेट से मेरे फ़ोन के अंदर सपोज करिए मैंने ये फ़ोन अपना रख लिया, ये पॉकेट्स के अंदर बैटरी इसकी ऐसे मुड़ेगी भी, बोर्ड भी मुड़ेगा, आईसीओ पार्ट्स भी इसके बोर्ड मुड़ेगा। जब बोर्ड मुड़ेगा तो कुछ शॉर्टिंग्स आएंगी, पार्ट्स इसके हीट करेंगे, जब वो पार्ट्स हीट करेंगे तो उसकी बैटरी भी हीट अप पे जाएगी, तो ऐसा हो सकता है। आपसे जुड़ी खबर थी, हमसे जुड़ी खबर थी, सबसे जुड़ी खबर थी, इसलिए विस्तार से बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है? अगली खबर क्या है? 24 साल का हो गया छत्तीसगढ़। आप सभी को बधाई हो, आप सभी को बधाई हो। जय जोहार। आप सबको झल्ला छत्तीसगढ़ राज्य सृजन दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई। 24 साल हो गए जब मध्य प्रदेश से विभाजित होकर, अलग होकर छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था। 1 नवंबर 2000 का वो दिन जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज है। इस दिन छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य बना था। 26वां राज्य बना था। 24वें छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को लेकर आज विस्तार से बात करेंगे। 24 साल में क्या क्या बदला, कितना बदला, सब कुछ बताएंगे। सरकार इस बार स्थापना दिवस को बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है। 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव कार्यक्रम होने वाला है। उपराष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ देश भर के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है। नामी गिनामी कलाकार अपनी प्रस्तुति भी देंगे। कैसी तैयारी चल रही है देखना चाहते हैं? आप देखना चाहते होंगे छत्तीसगढ़ के लोग कि कैसी तैयारी चल रही है, तो आपको पूरी तैयारी हम आप इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। आप बैठे बैठे घर में समझ जाएंगे सीधे मुद्दे की बात देखते हुए कि आखिर राज्योत्सव को लेकर तैयारी कितनी पूरी हो गई है। देखिए भाई। मुख्य कार्यक्रम जब राज्योत्सव का आयोजित किया जाएगा तो सीटिंग व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होगी, खासकर जो मुख्य अतिथि बाहर से आएंगे उनके लिए बनाया गया ये तस्वीर देखिए। जो दर्शकगण हैं उनको पूरी विजिबिलिटी मिल सके, उसका खास तौर पे ध्यान रखा जा रहा है। और इस बार दीपावली के वजह से इस बार राज्योत्सव 4 तारीख को राजधानी में बनेगी और 5 तारीख को जिलों में बनेगी। किस तरीके से छत्तीसगढ़ में खेती की जाती है, पैदावार होता है, उसके लिए ये एरिया जो है वो जो है बुक किया गया है। ऐसे 2 डोम तैयार किए जा रहे हैं जिसमें 10 महीने के जो काम काज है विष्णु सरकार के, उसको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ट्रैफिक का प्लान जो है कि सुचारू रूप से उस समय वर्क करे, इसके लिए भी हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू कर दिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका के साथ साथ सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। किसने क्या कहा है ये रिपोर्ट देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। बड़े बड़े नेता आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, सुनाइए जरा। छत्तीसगढ़ के निर्माण में आप सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस बड़े सपने को लेकर अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है, 15 साल में हमारी सरकार ने अटल जी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया।
बहुत बहुत बधाई प्रदेश की जनता को। 24 साल में छत्तीसगढ़ कुछ प्रगति किया है और प्रगति करना बाकी है। प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन आज ये जान लेना जरूरी है कि हमारा छत्तीसगढ़ 24 साल में कितना बदला है, विकास के पंख को कितनी उड़ान मिली है, सब आज विस्तार से बता देता हूं, जान लीजिए। जब छत्तीसगढ़ का बंटवारा हुआ था तो उस समय राज्य में 16 जिले थे, जिसकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है, डबल। समझ गया? पहली बार छत्तीसगढ़ सत्र में 5000 विधानसभा सत्र में 5700 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था। लेकिन इस बार 2024-25 सत्र में प्रदेश के लिए कुल 1,47,446 करोड़ का बजट रखा गया। 5,000 से 1,47,000, 1.5 लाख करोड़ पहुंच गया। राज्य गठन के समय प्रदेश में जहां प्रति व्यक्ति आय 10,125 रुपए थी, वहीं 2024-25 में ये बढ़कर 1,47,360 रुपए हो गई है, यानी कि 15 गुना बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ में लोगों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी है, ये डाटा सब कुछ बता रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ कितना बदला है, ये भी देख लीजिए, ये भी जान लीजिए। जब राज्य का गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक विश्वविद्यालय था, लेकिन आज की तारीख में इसकी संख्या बढ़कर 16 हो गई है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ 15 स्टेट यूनिवर्सिटी हैं आपके प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हेल्थ सेक्टर में भी बहुत पॉजिटिव आंकड़ा देखने के लिए मिल रहा है। जब राज्य का गठन हुआ था उस समय प्रदेश में 100 MBBS सीटों वाला एक सरकारी मेडिकल कॉलेज था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, जज्बात बदल चुके हैं। अभी राज्य में रायपुर एम्स के साथ साथ 11 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। मरीजों के साथ साथ अब मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी बहुत फायदे की खबर है ये। अब बात यात्री और यात्रा के साधन की भी कर लेते हैं। 2000-2001 के समय छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक एयरपोर्ट था, जहां से सिर्फ दिल्ली और मुंबई के लिए ही उड़ान मिलती थी, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब रायपुर के साथ साथ जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर में भी हवाई सेवा बहाल है। साल भर में लाखों यात्री हवाई सेवा का लाभ ले रहे हैं। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो कुल 20 नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ से होकर गुजरता है, जिसकी कुल लंबाई 3078 किलोमीटर है। वहीं स्टेट हाईवे की लंबाई 8031 किलोमीटर है। राज्य में रेलवे नेटवर्क की लंबाई 1108 किलोमीटर है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में छत्तीसगढ़ नए आयामों को गढ़ रहा है। और क्या क्या छत्तीसगढ़ में होने वाला है और क्या संभावनाएं हैं और किस तरह से राज्य विकास कर रहा है और विकसित राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है, मृगेंद्र पांडे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य बने 24 साल हो गया है। इसमें 8 साल कांग्रेस की सरकार रही और बाकी 16 साल जो है बीजेपी की। बीजेपी ने जो नारा दिया, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे, उसी थीम पर आगे बढ़ रही है। आप देखिए कि पिछले जो नई सरकार बनी उसका पहला राज्योत्सव है और उस राज्योत्सव को जिस तरीके से बीजेपी मनाने जा रही है, जिलों में, ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर 3 चरण में है। इसके अलावा जो पिछले 1 साल में काम हुए हैं उनको बताया जा रहा है। उनको बताने के लिए विशेष डोम बनाए गए हैं और अलग अलग स्टॉल हर डिपार्टमेंट के बनाए गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी जो चुनावी वादे की थी, 1 साल पहले इसी समय चुनाव चल रहा था और लोग वोटिंग करने जा रहे थे, उस समय बीजेपी ने जो वादे किए थे उन वादों को कितना पूरा किया गया और उन वादों का आम आदमी के जीवन पे कितना असर हुआ, इस थीम को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है और लोगों को ये राज्योत्सव के माध्यम से बताना भी चाह रही है कि हमने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए। कुल मिलाकर बीजेपी ने एक नई परिकल्पना तैयार की है राज्य के विकास की, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए एक अलग तरीके से हर वर्ग के लिए योजनाएं तैयार की है और उसे पूरा करते हुए आगे लागू करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। सरकार कोई भी हो, राज्य का विकास होते रहना चाहिए, राज्य आगे बढ़ेगा। राज्य में बहुत नौकरियों के, बहुत सारे व्यापार के जब गुंजाइश जब बढ़ेगी तो अपने आप राज्य समृद्ध होगा। मृगेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर क्या है चलिए बता देते हैं। अगली खबर क्या है भाई? हाथियों की मौत चिंताजनक है, इसे रोकिए, इसे रोकिए। दोनों राज्य की बात बताऊंगा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों में कई हाथियों की मौत हो गई है। हाथियों की मौत का मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों प्रदेशों को मिलाकर 1 हफ्ते के अंदर 13 हाथियों की मौत हो गई।
इसको लेकर जांच दल गठित की गई और हाथियों की मौत को लेकर अलग अलग वजह सामने आई है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। मध्य प्रदेश में 3 दिनों में कुल 10 हाथियों की मौत हो गई। 10 हाथियों की मौत। जंगली हाथियों की मौत के बाद बांधवगढ़ नेशनल पार्क में राज्य स्तरीय SIT का गठन किया गया है। 3 दिन में 10 हाथियों की मौत, एक बार सोचिए आप। साथ में जांच के लिए केंद्रीय टीम भी आई है जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हर एंगल से जांच कर रही है। सभी 10 हाथियों का पोस्टमार्टम करके सैंपल लैब भेजे गए हैं। इसके अलावा सभी मृत हाथियों के पेट में कोदो के दाने पाए गए हैं। कोदो छोटा छोटा दाना जो होता है ना। पशु चिकित्सकों ने यह संभावना जताई है कि कोदो की फसल खाने के चलते हाथियों की मौत हुई है, जिसके बाद घटनास्थल के लगभग 8 एकड़ में फैली हुई कोदो की फसल को नष्ट करवा दिया गया है। हालांकि मौत की वजह को लेकर अभी भी जांच जारी है। इस पूरे मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग और अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए, सुनना जरूरी है, सुनाइए जरा। विभिन्न पहलुओं पर जांच हुई है, जिसमें हमारे जांच एजेंसी आई हुई है, दिल्ली से भी आई हुई है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, स्टेट से जो STFS है, उनके पोस्टमार्टम के लिए भी करीब 14 डॉक्टरों की विभिन्न टाइगर रिजर्व से और जबलपुर SFSW से वहाँ की टीमें भी आई हुई है। जो उन्होंने पोस्टमार्टम में उनके पेट में से बहुत अधिक मात्रा में कोदो पाया गया। अभी यही निष्कर्ष तो नहीं कर सकते, इस पर भी ये संभावना ये है कि शायद कोदो के सेवन से ही इनको मतलब मृत्यु हुई। कोदो में एक जो फंगल होता है माइकोटॉक्सिन, इसके कारण पहले भी रिपोर्टेड हुई है हाथियों की मौत, न केवल हाथियों की बल्कि अन्य जानवरों के भी गांव में भैंस या गाय वगैरह इनकी भी मौत हो जाती है। केंद्रीय जांच दल भी आया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी आया है और मध्य प्रदेश सरकार के भी वन विभाग के एडिशनल PCCF उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य होंगे उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश के बारे में अधिकारी और मंत्री क्या कह रहे हैं, ये मैंने आपको सुना दिया, विस्तार से बता दिया। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की स्थिति भी चिंताजनक है। करंट की चपेट में आने से रायगढ़ में 26 अक्टूबर को 3 हाथियों की मौत हो गई थी। गरघोड़ा रेंज के चूकी मार के जंगल में 11 kV करंट लगने से यह हादसा हुआ था। 11 kV का करंट हाथियों के लिए किसने लगाया था भाई, ये कैसे हुआ था? ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ में गरमाया था। मामले में कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक बीट गार्ड को निलंबित कर दिया। इस मामले में वन विभाग और बिजली विभाग की लापरवाही साफ तौर पर नजर आई। बिजली विभाग ने तारों को ऊपर की तरफ नहीं किया और 3 हाथियों की मौत के बाद अभी भी वहां पर तार लटका हुआ है। जहां हाथियों को दफनाया गया है उस जगह अभी भी लगातार हाथियों का दल विचरण करने जा रहा है। उनके 3 साथियों की जान चली गई। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से मार्च 2024 तक छत्तीसगढ़ में कुल 218 हाथियों की मौत हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इसलिए मैं आज ये खबर दिखा रहा हूँ। इसमें से अधिकतर हाथी करंट लगने से ही मरे हैं, मतलब करंट लगने से ही हाथियों की जान जा रही है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग अभी भी हाथी मानव द्वंद्व को रोकने में नाकाम रहा है। एक तरफ आप कारखाना लगा देते हो, एक तरफ आप जंगल खोद देते हो और जहां ये रहते हैं वहां कोयला निकलने लगता है। तो ये कहां जाएं? गांव आते हैं, गांव वाले डरते हैं, इनके डर से छतों में रहते हैं और फिर क्या करते हैं, फसल नुकसान करने पहुंचते। जब आप जंगल काटेंगे तो ये जाएंगे कहां? इसलिए ये गांव में घुसते हैं और फिर लोगों को डर लगता है और इन्हें रोकने के लिए, खेत रोकने के लिए, खेत को सुरक्षित रखने के लिए, फसल को सुरक्षित रखने के लिए आप करंट लगा देते हैं, इनकी जान चली जाती है। और हो क्या रहा है, मानव हाथी द्वंद्व को रोकने में नाकाम रहा है वन अमला। अभी भी हाथी किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके बाद किसान बहुत परेशान हैं और प्रदर्शन करके मुआवजे की मांग कर रहे हैं। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? मुआवजा लेने के लिए या हाथियों के खिलाफ? देख लीजिए, समझिए, फिर आगे बात करेंगे। वही वो जगह है जहाँ पर हाथी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए थे। 1, 2 नहीं बल्कि 3 हाथी हैं वो मर गए थे। वही वो बिजली का तार है जो अभी भी यहाँ से तार है, उसकी ऊंचाई है नहीं बढ़ाई गई है। मेरी हाइट करीबन 5.5 फीट है। अगर मैं और 3 से 4 फीट ऊपर रहता तो ये करंट की तो चपेट में मैं भी आ जाता। बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। हम ग्रामीणों के सभी बच्चे महिलाओं के जान पे पड़ा है। कब क्या हादसा हो जाए कोई ठिकाना नहीं। क्या करबो, हाथी आते तो लोग लेकर सब इकट्ठा करके 10 साकल के राखे रहथन। देखो तो हमारे गांव में लाइट नहीं है, बड़ परेशानी है। में भयंकर खतरा है, अभी आना जाना नहीं हो पाते। देखिए आप लोगों को हाथी के
पाँव के निशान हैं वो दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर हाथियों को दफनाया गया है और उसी जगह पर जो हाथी हैं उनके साथी हैं वो लगातार यहाँ आ रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। जांच की कार्रवाई चल रही है, विभागीय जांच किस पे क्या एक्शन लेना है। इन हाथियों की मृत्यु हो गई थी तो इसमें जो संबंधित बिट गार्ड है उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और डिप्टी रेंज अफसर के ऊपर भी कार्रवाई की गई है। पेड़ पौधे लगे हैं और यहाँ बिजली का तार अभी भी एकदम यहाँ नीचे झुका हुआ है, तो इसका मेंटेनेंस होना जरूरी था। इसके लिए तो बिल्कुल शासन प्रशासन इसके लिए एक्शन लेना ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सांसद भी कह रहे हैं एक्शन लीजिए। हद है भाई, 3 हाथियों की मौत हो गई, फिर भी प्रशासन लापरवाही कर रहा है। जरूरी कदम अभी भी नहीं उठाए जा रहे हैं। गांव वाले भी परेशान हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। चलिए अगली खबर बता देते हैं। अगली खबर क्या है? सकरी में हिंसक झड़प। कहां सकरी में? बात छत्तीसगढ़ की हो रही है ना, तो छत्तीसगढ़ का ही कोई गांव है। देखिए, इंदौर में दिखाया था बवाल और एक तरफ आपको ये पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि स्थिति खराब है, स्थिति ठीक नहीं। बवाल सिर्फ मध्य प्रदेश के इंदौर में ही नहीं हुआ, मैंने कहा ना आपसे, हंगामा रायपुर के सकरी में भी हुआ है। हिंसा हुई है, तोड़फोड़ हुआ है। इतना हंगामा हुआ है कि भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी है। देख लीजिए तस्वीरें देखिए। आरोपियों ने पीड़ितों के घर में तोड़फोड़ की है, खूनी झड़प हुई। पीड़ितों के सर पर पट्टी बंधे हुए हैं, शरीर पर चोट के निशान हैं। पीड़ितों ने बाकायदा बताया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ है। पीड़ित परिवार डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डर के साए में जी रहे हैं। घटना के बाद सकरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल सख्त दिख रहा है, लेकिन पुलिस पर भी सवाल है। गांव वाले कह रहे हैं दिवाली के दिन जुआ खेलने के दौरान पहले तो 2 परिवारों के कुछ सदस्यों के बीच आपसी कहासुनी हुई, फिर ये कहासुनी मारपीट तक पहुंच गई। इस मारपीट में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए और विवाद बढ़ गया। हमारे संवाददाता नीतीश गर्ग आज ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, पीड़ितों से बात की है, घटना का जायजा लिया है। सब कुछ इस रिपोर्ट में देख लीजिए, पूरी घटना को विस्तार से समझ लीजिए। सकरी गांव में मौजूद मैं राजेंद्र जागड़े के घर में पहुंच गया हूं। तस्वीर देखिए, इनके घर में किस तरीके से जो है असामाजिक तत्व पहुंचे और उन्होंने तोड़फोड़ की है। ये देखिए, सोफे को किस तरीके से जला दिया गया है। पूरा सोफा जला हुआ दिखाई देगा। सबको एक कमरे में बंद करके अंदर से कुंडी लगाया। ये लखन ही है, घर के मुखिया हैं। ये देख सकते हैं आप, लखन का शरीर है। जो ये मारपीट और चोट के निशान है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। आपको गिरा के मारा गया। देखना सब लोग परे। 2 लोगों के बीच, 2 परिवारों के बीच जब हमला हुआ तो ये इनके ऊपर जो है हमले के निशान हैं। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ मारपीट किया। मैं घर से ना जा रहा था, मेरे को पकड़ के मार दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पटाखा फोड़ने पर विवाद हुआ। रायपुर के सकरी में जुआ खेलने पर मारपीट हुई। खेल खेल में मारपीट भी नहीं करना चाहिए। आज बस इतना ही, क्योंकि टाइम हो गया है 8:50। और अगर आप खबर नहीं देख पाए और आप किसी काम में थे तो आपको खबर कहां देखना है? डाल दीजिए, एक्स पर जाइए, फेसबुक पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए, इंस्टाग्राम पर जाइए। सीधे मुद्दे की बात का एक एपिसोड आपको यहां दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है कि विस्तार न्यूज में सुबह से लेकर रात तक कौन सी खबर है, टीवी में तो नहीं देख पाया, कहां देखूं, तो एक्स, फेसबुक और आपको यूट्यूब, इंस्टा पे जाना होगा। और अपनी खबर अगर आपको लगता है कि विस्तार न्यूज तक पहुंचाना चाहिए, मेरी खबर चलना है, तो आपको कहां नंबर पर मैसेज करना है? फोन नहीं करना है भाई साहब, बार बार कहता हूं, फोन नहीं करना है। 8282824982 बहुत सरल नंबर है, बीच में एक 49 है बस, बाकी 8282824982 पर आप व्हाट्सअप करते हैं, मेरा रिपोर्टर आप तक पहुंचता है। ऐसे न जाने कितनी खबरें हम दिखा चुके हैं और उसका समाधान भी हो रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि विस्तार न्यूज से जुड़े रहिए और फिलहाल मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए।